कहानी की शुरुआत एक बेहद शांत और खूबसूरत अनाथालय ग्रेस फील्ड से होती है। चारों ओर फैले हरे भरे मैदान, ऊंचे पेड़ और घने जंगल इस जगह को किसी सपनों की दुनिया जैसा बना देते हैं। यहाँ रहने वाले सभी बच्चे एक दूसरे को अपने परिवार की तरह मानते हैं। उनके बीच खून का रिश्ता भले न हो, लेकिन अपनापन किसी सगे भाई बहन से कम नहीं है। इन बच्चों की देखभाल ईसाबेला नाम की एक महिला करती है, जिसे हर बच्चा प्यार से माम कहकर बुलाता है। ईसाबेला बच्चों को पढ़ाती है, उनका पूरा ध्यान रखती है और हर दिन उनकी बुद्धिमत्ता जांचने के लिए IQ टेस्ट भी लेती है। उसका कहना है कि यह सब इसलिए जरूरी है ताकि जब कोई परिवार किसी बच्चे को गोद लेने आए तो वह नई जिंदगी में आसानी से खुद को ढाल सके। लेकिन इस शांत दिखने वाले अनाथालय में कुछ ऐसी बातें भी हैं जो धीरे धीरे शक पैदा करती हैं। सबसे पहली बात, यहाँ मौजूद हर बच्चे की गर्दन पर एक अलग नंबर का टैटू बना हुआ है जो उसकी पहचान माना जाता है। दूसरी बात, बच्चों को सख्त हिदायत दी गई है कि वे अनाथालय के चारों ओर बनी लकड़ी की बाड़ के बाहर कभी नहीं जाएंगे। वहां मौजूद बड़े मुख्य गेट के पास जाना भी पूरी तरह मना है। ईसाबेला हमेशा बच्चों को समझाती है कि बाड़ के बाहर की दुनिया बेहद खतरनाक है और उनकी सुरक्षा इसी जगह के अंदर रहने में है, इसलिए किसी भी हालत में सीमा पार करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इसी अनाथालय में 3 ऐसे बच्चे हैं जो बाकी सबसे अलग हैं, एमा, नॉर्मन और रे। ये तीनों उम्र में बड़े होने के साथ साथ अपनी तेज बुद्धि के लिए भी जाने जाते हैं। एक दिन दोपहर में सभी बच्चे मैदान में पकड़म पकड़ाई खेल रहे होते हैं। यह खेल केवल मनोरंजन नहीं बल्कि उनकी समझ, रणनीति और फुर्ती को परखने का तरीका भी है। नॉर्मन अपनी गजब की सोच और निरीक्षण क्षमता से जंगल में छिपे लगभग हर बच्चे को ढूंढ निकालता है। यहाँ तक कि सबसे तेज और फुर्तीली एमा भी उसकी बनाई योजना से बच नहीं पाती। इस तरह यह खेल बच्चों की शारीरिक चुस्ती के साथ साथ उनकी मानसिक क्षमता को भी लगातार मजबूत करता रहता है। कुछ समय बाद अनाथालय में एक नई खबर फैलती है। वहां रहने वाली 6 साल की नन्ही बच्ची कोनी को गोद लेने के लिए एक परिवार आ चुका था। कोनी बेहद मासूम और चंचल थी। वह हमेशा अपने साथ एक छोटा सा खरगोश वाला टेडी बियर रखती थी, जिसे वह अपना सबसे प्यारा दोस्त मानती थी। इस अनाथालय का एक अजीब नियम था, जो बच्चा एक बार यहाँ से गोद लेकर चला जाता वह फिर कभी वापस नहीं लौटता। शाम होते ही कोनी की विदाई की तैयारी शुरू हो जाती है। सभी बच्चे उदास आंखों से उसे अलविदा कहते हैं। जाते जाते कोनी रोते हुए सबसे वादा करती है कि नई जगह पहुंचकर वह सभी को खत जरूर लिखेगी। लेकिन एमा, नॉर्मन और खासकर रे के मन में एक सवाल बार बार उठता है। अब तक जितने भी बच्चे यहाँ से गए थे उनमें से किसी का भी कभी एक भी पत्र वापस नहीं आया था। ये बात जितनी साधारण दिखती थी उतनी थी नहीं। कुछ देर बाद ईसाबेला कोनी का हाथ पकड़कर उसे मुख्य गेट की ओर ले जाती है और दोनों सबकी नजरों से ओझल हो जाते हैं। कोनी के जाने के बाद एमा और नॉर्मन हॉल की सफाई कर रहे होते हैं। तभी एमा की नजर एक मेज पर पड़ती है जहां कोनी का सबसे प्रिय खरगोश वाला टेडी बियर छूट गया था। ये देखकर वह घबरा जाती है क्योंकि वह जानती थी कि कोनी इस खिलौने के बिना कभी कहीं नहीं जाती। उसी समय रे वहां आता है और खिड़की से बाहर देखते हुए कहता है कि मुख्य गेट की लाइट अभी भी जल रही है। इसका मतलब शायद कोनी अभी तक पूरी तरह वहां से नहीं गई है। अगर वे जल्दी करें तो शायद उसका टेडी उसे वापस दिया जा सकता है। हालांकि तीनों जानते थे कि मुख्य गेट के पास जाना सख्त मना है, लेकिन एमा को नियमों से ज्यादा कोनी की चिंता थी। वह नॉर्मन के साथ टेडी बियर उठाती है और दोनों तेजी से गेट की तरफ दौड़ पड़ते हैं। गेट के पास पहुंचकर उन्हें एक बड़ा ट्रक खड़ा दिखाई देता है। उन्हें लगता है कि शायद कोनी उसी में बैठी होगी। दोनों सावधानी से ट्रक के अंदर झांकते हैं, लेकिन अगले ही पल उनकी सांसें जैसे थम जाती हैं। ट्रक के भीतर कोनी का निर्जीव शरीर पड़ा था। उसके सीने पर एक लाल रंग का फूल रखा हुआ था, मानो किसी अजीब रस्म का हिस्सा हो। यह दृश्य इतना भयावह था कि एमा के हाथ कांपने लगे। उसके हाथ से कोनी का टेडी बियर छूटकर जमीन पर गिर गया और दोनों बच्चों की आंखों के सामने उनकी पूरी दुनिया बदल गई। उसी समय वहां किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। नॉर्मन बिना समय गंवाए एमा का हाथ पकड़ता है और दोनों तेजी से ट्रक के नीचे छिप जाते हैं। सांस रोके हुए वे बाहर का नजारा देखने लगते हैं। कुछ ही पलों में वहां 2 विशालकाय और डरावने जीव पहुंचते हैं। उनका रूप किसी इंसान जैसा नहीं था। वे ट्रक का दरवाजा खोलते हैं और कोनी के निर्जीव शरीर को सावधानी से बाहर निकालकर एक पारदर्शी तरल पदार्थ से भरे कैप्सूल में रख देते हैं। छिपे हुए एमा और नॉर्मन उनकी बातचीत भी सुन लेते हैं। उन जीवों में से एक कहता है कि इस फार्म में पाले जाने वाले इंसानों का मांस सबसे बेहतरीन होता है और इन बच्चों को जन्म से ही केवल एक मकसद के लिए बड़ा किया जाता है, ताकि सही समय आने पर उन्हें भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। ये सुनते ही दोनों बच्चों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब उन्हें समझ आ चुका था कि ग्रेस फील्ड कोई साधारण अनाथालय नहीं बल्कि इंसानों को पालने वाला एक भयावह फार्म है, जहाँ मासूम बच्चों का भविष्य पहले से तय होता है। तभी वहाँ ईसाबेला भी पहुंच जाती है। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी
कि वह उन जीवों से बिल्कुल सामान्य तरीके से बात करती है। वह भरोसा दिलाती है कि अगली बार और भी अधिक बुद्धिमान बच्चा तैयार मिलेगा, क्योंकि उनकी दुनिया में सबसे ज्यादा कीमत तेज दिमाग वाले बच्चों की होती है। इसी दौरान उन जीवों में से एक को अचानक इंसानों की मौजूदगी का आभास होता है। वह आसपास तलाश करने लगता है। जमीन पर पड़ा कोनी का खरगोश वाला टेडी बियर उसकी नजर में आ जाता है। वह खिलौना उठाकर ईसाबेला को दे देता है। टेडी देखते ही ईसाबेला समझ जाती है कि कोई बच्चा यहाँ तक जरूर पहुंचा था, लेकिन तब तक एमा और नॉर्मन मौका देखकर वहां से भाग चुके होते हैं। दोनों दौड़ते दौड़ते जंगल के अंदर पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर एमा खुद को संभाल नहीं पाती और फूट फूट कर रोने लगती है। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिसे वह अपनी मां मानती थी वही इस पूरे भयानक रहस्य का हिस्सा है। जिस जगह को उसने हमेशा अपना घर समझा वह दरअसल मौत का इंतजार कर रहे बच्चों का कैद खाना निकला। नॉर्मन उसे हिम्मत देता है और कहता है कि अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग निकलना। लेकिन एमा साफ शब्दों में कहती है कि वह अकेले अपनी जान बचाकर नहीं जाएगी। अगर वे भागेंगे तो अपने छोटे भाई बहनों को भी साथ लेकर जाएंगे, चाहे इसके लिए कितनी भी बड़ी चुनौती का सामना क्यों न करना पड़े। नॉर्मन कुछ पल सोचता है, फिर एमा की तरफ देखकर उसकी बात मान लेता है। वह वादा करता है कि इस मुश्किल मिशन में वह आखिरी तक उसका साथ देगा। अगली सुबह दोनों ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे पिछली रात कुछ हुआ ही ना हो। वे बाकी बच्चों के साथ सामान्य ढंग से रहते हैं ताकि ईसाबेला को उन पर जरा भी शक न हो। मौका मिलते ही एमा और नॉर्मन चुपचाप अनाथालय की सीमा पर बनी लकड़ी की बाट तक पहुंचते हैं। वहां खड़े होकर नॉर्मन गंभीर आवाज में कहता है कि अगर उन्हें सच में यहाँ से निकलना है तो जल्दबाजी नहीं बल्कि बेहद सोच समझकर बनाई गई योजना की जरूरत होगी। एक छोटी सी गलती भी उन सभी की जान खतरे में डाल सकती है। नॉर्मन एमा से कहता है कि जब तक उनका भागने का पूरा प्लान तैयार नहीं हो जाता तब तक बाकी बच्चों को इस सच्चाई के बारे में कुछ नहीं बताया जाएगा। अगर सभी को अभी सब पता चल गया तो घबराहट में कोई न कोई गलती जरूर करेगा और फिर उनका पूरा मिशन शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। योजना को आगे बढ़ाने के लिए दोनों अनाथालय की सीमा पार कर आसपास के इलाके का जायजा लेने निकलते हैं। घने जंगल से गुजरते हुए वे आखिर एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां उनके सामने एक विशाल पत्थर की दीवार खड़ी होती है। दीवार इतनी ऊंची थी कि बिना किसी खास इंतजाम के उसे पार करना असंभव लग रहा था। नॉर्मन तुरंत समझ जाता है कि अगर उन्हें बाहर निकलना है तो मजबूत रस्सियों और चढ़ाई के दूसरे साधनों की जरूरत पड़ेगी। बिना तैयारी के इस रास्ते से भागना नामुमकिन था। उधर अनाथालय में खेल रहे बच्चों के बीच अचानक हड़कंप मच जाता है। एक छोटी बच्ची कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। बाकी बच्चे घबराकर उसे ढूंढने लगते हैं। इसी बीच ईसाबेला वहां पहुंचती है। हैरानी की बात यह थी कि बाकी बच्चों की तरह वह बिल्कुल भी परेशान नहीं दिखती। वह शांत भाव से अपनी जेब से घड़ी जैसी एक अजीब डिवाइस निकालती है और उसकी स्क्रीन पर कुछ देखती है। फिर बिना किसी से कुछ कहे सीधे जंगल की तरफ बढ़ जाती है। कुछ ही क्षण बाद वह उसी खोई हुई बच्ची को अपने साथ वापस लेकर लौट आती है। ये देखकर एमा और नॉर्मन के मन में एक नया शक पैदा होता है। उन्हें एहसास होता है कि शायद हर बच्चे की निगरानी किसी छिपे हुए सिस्टम से की जा रही है। ऐसा लगता था मानो ईसाबेला किसी तरह हर समय बच्चों की लोकेशन जान सकती है। इस खोज ने उनकी भागने की योजना को पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल बना दिया। अगले दिन दोनों फिर जंगल पहुंचते हैं और एक खोखले पेड़ के अंदर कुछ मजबूत रस्सियां छिपा देते हैं ताकि जरूरत पड़ने पर उनका इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन जैसे ही वे वहां से निकलने लगते हैं रे अचानक उनके सामने आ जाता है। उसकी नजर सीधे उन रस्सियों पर पड़ती है और वह बिना घुमाए फिराए पूछता है कि आखिर वे दोनों क्या छिपा रहे हैं। इस बार एमा और नॉर्मन उससे सच छिपाने की कोशिश नहीं करते। वे उस रात ट्रक के पास जो कुछ देखा था, राक्षसों का रहस्य और इंसानों के उस भयावह फार्म की पूरी कहानी रे को बता देते हैं। रे स्वभाव से बेहद शांत और व्यावहारिक था। वह उनकी बात सुनकर घबराता नहीं बल्कि थोड़ी देर सोचने के बाद मान लेता है कि उनकी बातों में सच्चाई है। फिर वह कहता है कि अगर यहाँ से निकलना है तो वह भी इस मिशन का हिस्सा बनेगा। अब तीनों मिलकर सुराग तलाशने लगते हैं। इसी कोशिश में वे अनाथालय की लाइब्रेरी पहुंचते हैं जहाँ रे उन्हें कुछ असामान्य किताबें दिखाता है। उन किताबों पर उल्लू का एक खास निशान बना हुआ था और उसके चारों ओर रहस्यमय कोड लिखे थे। तीनों मिलकर उन संकेतों को समझने की कोशिश करते हैं। काफी मेहनत के बाद उन्हें एक अहम सुराग मिलता है। उन संदेशों में बार बार विलियम मिनर्वा नाम के एक व्यक्ति का जिक्र था। इससे उन्हें अंदाजा होता है कि यह शख्स इस अनाथालय के पीछे छिपे पूरे रहस्य से वाकिफ है और शायद बाहर की दुनिया तक पहुंचने की कुंजी भी उसी के पास है। किताबों में छिपे कोड को समझने के बाद तीनों को एक बेहद अहम संदेश मिलता है। यह संदेश विलियम मिनर्वा की ओर से उन बच्चों के लिए छोड़ा गया था जो कभी इस अनाथालय की सच्चाई तक पहुंच जाएं। संदेश का मतलब साफ था, अगर जिंदा रहना है तो इस जगह से हर हाल में निकल जाओ। ये पढ़ते ही एमा, नॉर्मन और रे के मन में पहली बार उम्मीद की किरण जागती है। अब उन्हें
यकीन हो जाता है कि इस रहस्यमय दुनिया में कोई ऐसा इंसान भी है जो उनकी मदद करना चाहता है। उसी शाम इसाबेला सभी बच्चों को मुख्य हॉल में बुलाती है। वह मुस्कुराते हुए घोषणा करती है कि अब बच्चों की देखभाल में उसका साथ देने के लिए एक नई सहायक आई है, जिसका नाम सिस्टर क्रोन है। क्रोन का व्यक्तित्व बाकी लोगों से बिल्कुल अलग था। उसका चेहरा गंभीर, आंखें तेज और व्यवहार असहज करने वाला था। उसे देखते ही एमा, नॉर्मन और रे समझ जाते हैं कि अब उनकी मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। पहले केवल इसाबेला पर नजर रखनी पड़ती थी, लेकिन अब उन पर 24 घंटे नजर रखने वाले 2 लोग मौजूद थे। अगले दिन तीनों अपनी योजना का अगला चरण शुरू करते हैं। वे सभी बच्चों को जंगल में पकड़म पकड़ाई खेलने के लिए ले जाते हैं। बाहर से देखने पर यह सिर्फ एक साधारण खेल लगता था, लेकिन असल में यह एक गुप्त प्रशिक्षण था। इस खेल के जरिए वे छोटे बच्चों को तेजी से छिपना, सही रास्ता चुनना, शांत रहना और मुश्किल हालात में खुद को संभालना सिखा रहे थे। उनका मकसद था कि जिस दिन भागने का समय आए उस दिन कोई बच्चा घबराकर पूरी योजना खराब न कर दे। रात होने पर एमा, नॉर्मन और रे फिर से चोरी छिपे मिलते हैं। नॉर्मन पूरे दिन की घटनाओं पर सोचने के बाद एक अहम बात सामने रखता है। वह कहता है कि उन्हें जो भी नई योजना सूझती है, इसाबेला को उसकी भनक किसी न किसी तरह पहले ही लग जाती है। यह महज संयोग नहीं हो सकता। इसका मतलब साफ है कि अनाथालय के अंदर ही कोई ऐसा व्यक्ति है जो उनकी गतिविधियों की जानकारी लगातार इसाबेला तक पहुंचा रहा है। इस शक की पुष्टि करने के लिए नॉर्मन एक नई रणनीति बनाता है। वह फैसला करता है कि अपनी योजना का सिर्फ कुछ हिस्सा 2 भरोसेमंद बच्चों, डॉन और गिल्डा को बताया जाएगा। इससे यह पता लगाने में आसानी होगी कि जानकारी आखिर बाहर कैसे पहुंच रही है और क्या सचमुच उनके बीच कोई मुखबिर मौजूद है। डॉन और गिल्डा को पहले से ही नॉर्मन और एमा पर थोड़ा शक था, इसलिए जब दोनों उन्हें अनाथालय का असली रहस्य और उन भयावह जीवों के बारे में बताते हैं तो डॉन इस कहानी को मानने से साफ इनकार कर देता है। उसे लगता है कि इतनी डरावनी बात सच हो ही नहीं सकती। तब एमा भावुक होकर उसे समझाती है। आंखों में आंसू लिए वह कहती है कि वे कोई कहानी नहीं बना रहे, बल्कि जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा है वही बता रहे हैं। वह कोनी का नाम लेकर कहती है कि अब वह कभी वापस नहीं आएगी। एमा की तकलीफ देखकर गिल्डा को यकीन हो जाता है कि वे झूठ नहीं बोल रहे। वह जानती थी कि एमा कभी भी बच्चों के बारे में ऐसी बात बनाकर नहीं कह सकती। गिल्डा के भरोसा करने के बाद आखिरकार डॉन भी उनकी बात मान लेता है। अब नॉर्मन अपने शक की पुष्टि करने के लिए एक नई योजना बनाता है। वह डॉन और गिल्डा दोनों को अलग अलग जानकारी देता है। डॉन से कहता है कि रस्सियां छत के पास एक जगह छिपाई गई हैं, जबकि गिल्डा को बताता है कि वे एक बिस्तर के नीचे रखी गई हैं। असल में ये दोनों जगहें झूठी थीं। नॉर्मन केवल यह देखना चाहता था कि इसाबेला तक कौन सी जानकारी पहुंचती है ताकि मुखबिर का पता लगाया जा सके। उसी रात अनाथालय का एक बच्चा चुपचाप इसाबेला के कमरे तक पहुंचता है और दरवाजे के नीचे से एक गुप्त संदेश अंदर सरका देता है। उस नोट में रस्सियों की छिपाने की जगह के साथ साथ यह भी लिखा होता है कि नॉर्मन बेहद होशियार है और उस पर नजर रखना जरूरी है। अगली सुबह नॉर्मन, एमा और रे उस जगह पहुंचते हैं जहां उन्होंने सच में रस्सियां छिपाई थीं। वहां पहुंचकर वे देखते हैं कि रस्सियां गायब हैं। यह देखकर रे तुरंत निष्कर्ष निकालता है कि मुखबिर डॉन या गिल्डा में से ही कोई है, क्योंकि रस्सियों की जानकारी उन्हीं दोनों को दी गई थी। वह गुस्से में कहता है कि उसने पहले ही चेतावनी दी थी कि उन पर भरोसा करना ठीक नहीं होगा, लेकिन नॉर्मन बिल्कुल शांत रहता है। वह हल्की मुस्कान के साथ रे की ओर देखता है और कहता है कि डॉन और गिल्डा दोनों निर्दोष हैं। नॉर्मन समझाता है कि उसने असली योजना उनसे छिपा कर रखी थी। असली सुराग उसने जानबूझकर सिर्फ एक ऐसे व्यक्ति तक पहुंचने दिया था जिस पर उसे पहले से शक था। यह सुनकर रे कुछ पल के लिए हैरान रह जाता है। तभी नॉर्मन उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से कहता है, असल मुखबिर तुम हो रे। ये सुनते ही कमरे का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। एमा और रे दोनों एक दूसरे की तरफ देखते रह जाते हैं, क्योंकि किसी ने भी इस मोड़ की उम्मीद नहीं की थी। नॉर्मन के सामने सच उजागर होने के बाद रे कुछ पल तक खामोश खड़ा रहता है। आखिरकार वह स्वीकार कर लेता है कि शुरुआत से ही वह इसाबेला को बच्चों की गतिविधियों की जानकारी देता रहा है, लेकिन उसके पीछे की वजह वैसी नहीं थी जैसी पहली नजर में दिखाई देती थी। रे बताता है कि उसे बहुत पहले ही इस अनाथालय की असली सच्चाई का पता चल गया था। उसे समझ आ गया था कि यहाँ से अकेले भाग निकलना लगभग असंभव है, इसलिए उसने अपनी जान बचाने के लिए इसाबेला के साथ एक समझौता किया। उसने वादा किया कि वह बाकी बच्चों पर नजर रखकर सारी जानकारी उसे देता रहेगा और बदले में इसाबेला उसकी गोद लिए जाने की तारीख आगे बढ़ाती रहेगी ताकि वह कुछ समय और जिंदा रह सके। फिर रे एक और चौंकाने वाला सच बताता है। वह स्वीकार करता है कि कोनी का खरगोश वाला टेडी बियर उसी ने जानबूझकर हॉल में छोड़ा था। मुख्य गेट की लाइट जलने का इशारा भी उसी ने एमा और नॉर्मन को दिया था। उसका इरादा यही था कि दोनों वहां जाकर अपनी आंखों से फार्म की सच्चाई देख लें। रे कहता है कि उसे मालूम था कि अगर नॉर्मन और एमा सच जान जाएंगे तो वे जरूर भागने की योजना बनाएंगे। अकेले उसके लिए बच निकलना संभव नहीं था, इसलिए उसे उनकी मदद की जरूरत थी। ये सब सुनकर एमा और नॉर्मन कुछ देर के लिए स्तब्ध रह जाते हैं। उन्हें एहसास होता है कि रे ने विश्वास जरूर तोड़ा,
लेकिन उसका मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था। वह सिर्फ मौत से बचने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर की चुप्पी के बाद एमा रे से कहती है कि उसने गलतियां जरूर की हैं, लेकिन वे अब भी उस पर भरोसा करना चाहते हैं। नॉर्मन भी सहमत हो जाता है। रे को टीम से निकालने के बजाय वे उसकी भूमिका बदल देते हैं। अब बाहर से रे ईसाबेला का वफादार मुखबिर बना रहेगा, लेकिन अंदर ही अंदर वही उनकी सबसे बड़ी ताकत होगा। ईसाबेला से मिलने वाली हर अहम जानकारी वह चुपके से एमा और नॉर्मन तक पहुंचाएगा। इसके बाद रे दोनों को अपने कमरे में ले जाता है। वहां फर्श के नीचे बना एक गुप्त छिपाने का स्थान दिखाता है, जिसे उसने वर्षों से किसी की नजरों से बचाकर रखा था। उसके अंदर कई उपयोगी सामान छिपे थे, कुछ गैस कैन, जरूरी उपकरण और एक खास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। रे गर्व से बताता है कि यह उपकरण उसने खुद बनाया है। इसका काम निगरानी प्रणाली के सिग्नलों को बाधित करना है, ताकि कुछ समय के लिए बच्चों की लोकेशन ट्रैक करना मुश्किल हो जाए। अगर यह योजना सफल रही तो भागने के दौरान उन्हें बड़ा फायदा मिल सकता था। उसी शाम रे हमेशा की तरह ईसाबेला से मिलने जाता है। अपने ऊपर शक न आने देने के लिए वह उससे झूठ बोलता है कि एमा और नॉर्मन कुछ खतरनाक योजना बना रहे हैं और शायद उसे नुकसान पहुंचाने की भी सोच रहे हैं। ईसाबेला उसकी बात ध्यान से सुनती है, फिर शांत स्वर में उसकी तारीफ करते हुए कहती है कि वह अपना काम अच्छी तरह कर रहा है। लेकिन अगले ही पल वह ऐसी बात कहती है जिससे रे के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ईसाबेला बताती है कि नियमों के अनुसार कुछ ही महीनों में उसकी भी गोद लिए जाने की बारी आने वाली है। रे तुरंत समझ जाता है कि इस अनाथालय में गोद लिया जाना वास्तव में मौत का दूसरा नाम है। इसका मतलब था कि अब उसकी अपनी जिंदगी की उलटी गिनती भी शुरू हो चुकी थी। यह सुनकर उसके भीतर डर की लहर दौड़ जाती है, लेकिन वह अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने देता। शांत रहने का नाटक करते हुए वह वहां से बाहर निकल जाता है, जबकि उसके मन में अब पहले से कहीं ज्यादा तेजी से भागने की जरूरत साफ हो चुकी थी। अगले दिन एमा, नॉर्मन, रे, डॉन और गिल्डा अपनी नई तैयार की गई रस्सियों को आजमाने के लिए उस विशाल दीवार तक पहुंचते हैं। उनका उद्देश्य यह देखना था कि रस्सियां इतनी मजबूत हैं या नहीं कि उनके सहारे दीवार पार की जा सके। लेकिन जैसे ही वे तैयारी शुरू करते हैं, अचानक पीछे से किसी की आवाज सुनाई देती है। वे मुड़कर देखते हैं तो सामने सिस्टर क्रोन खड़ी होती है। एक पल के लिए सभी बच्चों के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उन्हें लगता है कि अब उनका पूरा राज खुल चुका है और क्रोन सीधे जाकर ईसाबेला को सब कुछ बता देगी। मगर अगले ही पल क्रोन ऐसी बात कहती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वह शांत स्वर में कहती है कि उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। उसका इरादा उनकी शिकायत करने का नहीं, बल्कि उनकी मदद करने का है। वह चाहती है कि बच्चे इस भयावह जगह से बच निकलें। स्वाभाविक रूप से कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। आखिर वह भी तो ईसाबेला की सहयोगी थी। तब क्रोन अपनी गर्दन के पास का हिस्सा दिखाती है। वहां एक खास निशान मौजूद था। वह बताती है कि उसके शरीर में एक नियंत्रण उपकरण लगाया गया है। अगर वह नियमों के खिलाफ जाती है या किसी बच्चे को भागने में मदद करती हुई पकड़ी जाती है, तो मुख्य नियंत्रण केंद्र से उसी उपकरण के जरिए उसकी जान ली जा सकती है। इसके बाद वह अपने अतीत का राज भी खोलती है। क्रोन बताती है कि वह भी कभी इसी अनाथालय की बच्ची थी। बड़ी होने के बाद उसने जिंदा रहने के लिए यही रास्ता चुना। उसकी इच्छा थी कि एक दिन ईसाबेला की जगह लेकर इस फार्म की नई संचालक बन जाए, क्योंकि यही उसके जीवित रहने का एकमात्र तरीका था। उस रात पांचों बच्चे चुपके से क्रोन के कमरे में पहुंचते हैं। वहीं बैठकर क्रोन उन्हें इस पूरी दुनिया के पीछे छिपा सबसे बड़ा इतिहास बताती है। वह समझाती है कि लगभग 1000 साल पहले इंसानों और राक्षसों के बीच एक भीषण युद्ध छिड़ गया था। यह संघर्ष इतना विनाशकारी था कि दोनों पक्षों को भारी नुकसान उठाना पड़ा और अनगिनत लोग मारे गए। आखिरकार इस खून खराबे को रोकने के लिए दोनों पक्षों के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ, जिसे दी प्रॉमिस कहा गया। इस समझौते के तहत दुनिया को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। एक हिस्सा इंसानों के लिए और दूसरा राक्षसों के लिए तय हुआ। राक्षसों ने वादा किया कि वे अब इंसानों की दुनिया पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन इस शांति की कीमत बहुत भयावह थी। समझौते की एक गुप्त शर्त के अनुसार राक्षसों की दुनिया को लगातार इंसानी बच्चों की आपूर्ति की जाएगी, ताकि उन्हें भोजन की कमी न हो। क्रोन बताती है कि ग्रेस फील्ड जैसे अनाथालय उसी अमानवीय समझौते का हिस्सा हैं। बाहर से ये जगहें बच्चों के सुरक्षित घर जैसी दिखाई देती हैं, लेकिन असल में इन्हें केवल एक उद्देश्य के लिए चलाया जाता है, मासूम बच्चों को बड़ा करके तय समय पर राक्षसों के हवाले करना। यह सच सुनकर पांचों बच्चों को एहसास होता है कि उनकी लड़ाई केवल एक अनाथालय से भागने की नहीं, बल्कि सदियों से चले आ रहे एक निर्दयी सिस्टम के खिलाफ है। क्रोन अपनी बात आगे बढ़ाते हुए बताती है कि उसी समझौते की शर्त पूरी करने के लिए राक्षसों की दुनिया में ग्रेस फील्ड जैसे कई गुप्त फार्म बनाए गए। बाहर से ये जगहें अनाथालय जैसी दिखाई देती हैं, लेकिन असलियत में इनका मकसद बच्चों को सुरक्षित रखना नहीं, बल्कि उन्हें एक तय उम्र तक पालकर तैयार करना है। वह आगे समझाती है कि राक्षसों के लिए हर बच्चा एक जैसा नहीं होता। जितना अधिक बुद्धिमान बच्चा होता है, उसका दिमाग उनके लिए उतना ही मूल्यवान माना जाता है। उनका मानना है कि ऐसे दिमाग का सेवन करने से उनकी सोच, याददाश्त
बर्दाश्त और क्षमता बढ़ती रहती है। अगर उन्हें लंबे समय तक इंसानी दिमाग न मिले तो वे धीरे धीरे अपनी बुद्धि खोकर जंगली स्वभाव के हो सकते हैं। यही वजह थी कि इसाबेला बच्चों की पढ़ाई पर इतना जोर देती थी। रोज होने वाले IQ टेस्ट और कठिन अभ्यास किसी अच्छे भविष्य के लिए नहीं, बल्कि बच्चों को राक्षसों के लिए अधिक मूल्यवान बनाने का हिस्सा थे। बातचीत के दौरान एमा बच्चों की निगरानी वाले रहस्य के बारे में पूछती है। इस पर क्रोन बताती है कि हर बच्चे के कान के पीछे एक बेहद छोटा ट्रैकिंग डिवाइस लगाया गया है। उसी की मदद से इसाबेला अपनी विशेष घड़ी पर हर बच्चे की लोकेशन देख सकती है, इसलिए कोई भी बच्चा ज्यादा दूर जाने की कोशिश करे तो उसे तुरंत ढूंढ लिया जाता है। लेकिन यह सुनकर एमा, नॉर्मन और रे घबराते नहीं। रे पहले ही ऐसा उपकरण तैयार कर चुका था जो इस ट्रैकिंग सिस्टम के सिग्नल में बाधा डाल सकता था। बच्चों के चेहरे पर डर की जगह आत्मविश्वास देखकर क्रोन समझ जाती है कि उन्होंने इस निगरानी व्यवस्था का तोड़ खोज लिया है। अगले दिन क्रोन बच्चों के कमरे में मौजूद होती है, तभी इसाबेला वहां पहुंचती है। उसके हाथ में एक आधिकारिक पत्र था। वह बिना किसी भाव के वह पत्र क्रोन को थमा देती है और बताती है कि मुख्यालय से आदेश आया है। अब उसे किसी दूसरे अनाथालय में प्रमुख की जिम्मेदारी सौंपी जा रही है, इसलिए उसे तुरंत ग्रेसफील्ड छोड़ना होगा। पहली नजर में यह एक पदोन्नति जैसी खबर लगती है, लेकिन क्रोन तुरंत समझ जाती है कि सच्चाई कुछ और है। उसे एहसास हो जाता है कि इसाबेला उसकी गतिविधियों पर नजर रखे हुए थी और अब उसे अपने रास्ते से हटाना चाहती है। इस आदेश के पीछे इनाम नहीं बल्कि सजा छिपी हुई थी। क्रोन समझ जाती है कि इस अनाथालय से बाहर जाने के बाद शायद उसके जीवित रहने की संभावना बहुत कम है। फिर भी जाने से पहले वह बच्चों की मदद करने का फैसला करती है। चुपचाप वह उनके लिए एक खास पेन छोड़ जाती है। देखने में वह साधारण पेन जैसा था, लेकिन क्रोन जानती थी कि उसके भीतर ऐसी जानकारी छिपी है जो बच्चों के भागने की योजना में बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। क्रोन जैसे ही अनाथालय के मुख्य द्वार तक पहुंचती है, वहां उसकी मुलाकात इस पूरे फार्म सिस्टम की सबसे ऊंची अधिकारी से होती है। सभी लोग उसे सम्मान से दादी कहकर बुलाते थे। अपनी जान बचाने की आखिरी उम्मीद के साथ क्रोन जल्दी जल्दी सारी बात बताने लगती है। वह कहती है कि ग्रेसफील्ड के बच्चे साधारण नहीं हैं, वे वहां से भागने की योजना बना रहे हैं और इसाबेला इस सच्चाई को छिपा रही है। लेकिन दादी उसके आरोपों को गंभीरता से नहीं लेती। वह ठंडे स्वर में जवाब देती है कि इसाबेला उसकी सबसे भरोसेमंद संचालक है और उसे पूरा विश्वास है कि वह किसी भी बच्चे को भागने का मौका नहीं देगी। इतने में अंधेरे गलियारे से एक विशाल और भयावह राक्षस बाहर आता है। उसे देखकर क्रोन के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगता है। वह दादी से रहम की गुहार लगाने की कोशिश करती है, लेकिन दादी केवल एक इशारा करती है। अगले ही पल वह राक्षस क्रोन पर टूट पड़ता है और कुछ ही क्षणों में उसका अंत हो जाता है। उधर ग्रेसफील्ड में क्रोन के जाने के बाद एमा और नॉर्मन समय बर्बाद किए बिना अपनी योजना के अगले चरण पर काम शुरू कर देते हैं। दोनों चुपचाप जंगल के रास्ते उस विशाल दीवार तक पहुंचते हैं। उनका इरादा दीवार पर चढ़कर दूसरी तरफ का इलाका देखना था, ताकि भागने के लिए सही रास्ता तय किया जा सके। इसी बीच रे अनाथालय के अंदर ही रुक जाता है। उसकी जिम्मेदारी थी इसाबेला का ध्यान अपनी ओर लगाए रखना, ताकि उसे एमा और नॉर्मन की गतिविधियों पर शक न हो। लेकिन इसाबेला इतनी आसानी से धोखा खाने वाली नहीं थी। उसे पहले से ही रे के व्यवहार में बदलाव महसूस हो चुका था, इसलिए वह उसकी बातों में उलझने के बजाय सीधे उसे एक खाली कमरे में बंद कर देती है। इसके बाद वह बिना देर किए जंगल की तरफ निकल पड़ती है। कुछ समय बाद डॉन वहां पहुंचता है। वह किसी तरह कमरे का ताला तोड़कर रे को बाहर निकाल देता है। आजाद होते ही दोनों पूरी ताकत से दीवार की ओर दौड़ पड़ते हैं। उनका मकसद था एमा और नॉर्मन को समय रहते खतरे की खबर देना, लेकिन जब तक वे वहां पहुंचते तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसाबेला पहले ही दीवार तक पहुंच चुकी थी। वह एमा और नॉर्मन के सामने खड़ी होकर शांत लेकिन सख्त आवाज में उनसे सवाल करती है। वह कहती है कि उसने हमेशा उन्हें अच्छा खाना, अच्छे कपड़े, पढ़ाई, सुरक्षा और माँ जैसा स्नेह दिया। उसने कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। फिर भी उन्होंने इस जगह के सबसे अहम नियम को तोड़ने की कोशिश की और भागने की योजना बनाई। अब एमा और नॉर्मन समझ चुके थे कि उनका सबसे बड़ा राज इसाबेला के सामने आ चुका है और आगे की हर चाल उनकी किस्मत तय करने वाली थी। जैसे ही इसाबेला एमा और नॉर्मन के सामने पहुंचती है, एमा बिना एक पल गंवाए उसके पीछे दौड़ती है और पूरी ताकत से उसे पकड़ लेती है। उसका इरादा सिर्फ इतना था कि कुछ सेकंड के लिए इसाबेला को रोक सके। एमा जोर से नॉर्मन से चिल्लाकर कहती है कि वह पीछे मुड़कर न देखे, सीधे दीवार पर चढ़े और किसी भी तरह वहां से निकल जाए। लेकिन एमा ने इसाबेला की ताकत का अंदाजा कम लगाया था। इसाबेला कुछ ही क्षणों में उसकी पकड़ से खुद को छुड़ा लेती है। फिर वह एमा के पैर पर इतना जोरदार वार करती है कि उसका पैर बुरी तरह घायल हो जाता है। दर्द से एमा वहीं जमीन पर गिर पड़ती है और चीख उठती है। अपनी सबसे करीबी दोस्त को इस हालत में देखकर नॉर्मन के कदम रुक जाते हैं। अब उसके सामने दो रास्ते थे, खुद को बचाकर आगे बढ़ जाए या एमा के साथ वहीं रुक जाए। आखिरकार वह भागने का विचार छोड़ देता है। वह एमा को अकेला छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं होता। इसाबेला ये देखकर हल्की मुस्कान के साथ कहती है कि उसने सही फैसला लिया है। फिर वह एक और चौंकाने वाली बात बताती है।
मुख्यालय से आदेश आ चुका है कि अगले ही दिन नॉर्मन को गोद लेने के लिए भेजा जाएगा। अब सभी जानते थे कि इस जगह पर गोद लिया जाना वास्तव में मौत की ओर भेजे जाने जैसा था। उस रात एमा, नॉर्मन, रे और उनके भरोसेमंद साथी एक कमरे में इकट्ठा होते हैं। रे घबराकर एक योजना सामने रखता है। वह कहता है कि सुबह होने से पहले वे नॉर्मन को कहीं छिपा देंगे या उसकी हालत ऐसी दिखाएंगे कि उसे भेजा ही न जा सके। लेकिन नॉर्मन इस योजना को तुरंत अस्वीकार कर देता है। वह समझाता है कि अगर वह गायब हुआ या भागने की कोशिश की तो ईसाबेला पूरे अनाथालय को हाई अलर्ट पर डाल देगी। इसके बाद सुरक्षा इतनी सख्त हो जाएगी कि बाकी बच्चों का कभी भी बच निकलना लगभग असंभव हो जाएगा। नॉर्मन भावुक होकर कहता है कि अगर उसकी कुर्बानी से बाकी सभी बच्चों को भविष्य में आजादी मिल सकती है तो वह यह कीमत चुकाने के लिए तैयार है। अगली सुबह वह पूरी शांति के साथ अपना सामान समेटने लगता है। इसी दौरान अलमारी के एक कोने में उसकी नजर उस खास पेन पर पड़ती है जिसे क्रोन जाते समय छिपा कर गई थी। नॉर्मन उसे ध्यान से जांचता है और महसूस करता है कि यह साधारण पेन नहीं है। उसे यकीन हो जाता है कि इसके भीतर कोई बेहद महत्वपूर्ण राज, संकेत या बाहरी दुनिया तक पहुंचने का सुराग छिपा हुआ है। वह बिना किसी को बताए उस पेन को अपनी जेब में रख लेता है। अनाथालय छोड़ने से पहले नॉर्मन एक आखिरी काम करने का फैसला करता है। वह चुपचाप उस विशाल दीवार पर चढ़ जाता है। उसका उद्देश्य था दीवार के पार की दुनिया को अपनी आंखों से देखना, ताकि अगर उसे मौका न मिले तो भी उसके दोस्तों के लिए कोई सुराग छोड़ सके। लेकिन जैसे ही वह दीवार की चोटी पर पहुंचता है, सामने का दृश्य देखकर उसकी सांसें थम जाती हैं। उसे उम्मीद थी कि दूसरी तरफ खुला रास्ता या जंगल होगा, लेकिन वहां कुछ भी वैसा नहीं था। दीवार के उस पार एक बेहद गहरी और अंतहीन दिखाई देने वाली खाई फैली हुई थी। नीचे सिर्फ अंधेरा नजर आ रहा था, इतनी गहराई कि वहां गिरने वाला शायद कभी वापस न लौट सके। उस पल नॉर्मन समझ जाता है कि ग्रेसफील्ड से आजादी की राह केवल दीवार पार करने जितनी आसान नहीं है। उनके सामने अभी भी ऐसी बाधाएं मौजूद हैं जिनकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। दीवार के उस पार फैली गहरी खाई को देखकर नॉर्मन तुरंत समझ जाता है कि सीधे छलांग लगाकर बच निकलना असंभव है। अगर इस अनाथालय से बाहर निकलने का कोई रास्ता है तो वह जरूर किसी पुल या सुरक्षित मार्ग से होकर जाता होगा जो खाई के ऊपर बना हो। यह बात समझते ही वह जल्दी से वापस नीचे उतरता है और बिना किसी का ध्यान आकर्षित किए अनाथालय लौट आता है। अपने कमरे में पहुंचकर वह एक कागज पर दीवार के बाहर का पूरा नक्शा बनाता है। उसमें वह साफ साफ लिखता है कि दीवार के दूसरी तरफ गहरी खाई है, इसलिए कोई भी सीधे नीचे उतरने की कोशिश न करे। वह यह भी लिखता है कि बच निकलने के लिए उस पुल को ढूंढना होगा जो ईसाबेला के नियंत्रण क्षेत्र के आसपास से होकर बाहर की दिशा में जाता है। नॉर्मन उस नक्शे को सावधानी से मोड़ता है और क्रोन का छोड़ा हुआ रहस्यमय पेन भी उसके साथ रख देता है। फिर दोनों चीजें चुपचाप एमा के बिस्तर के नीचे छिपा देता है ताकि सही समय आने पर वे उसके काम आ सकें। शाम होते होते पूरे अनाथालय का माहौल बदल जाता है। आज नॉर्मन के गोद लिए जाने का दिन था। सभी बच्चे मुख्य हॉल में इकट्ठा होते हैं। छोटे बच्चों को अभी भी यही लगता है कि नॉर्मन किसी अच्छे परिवार के साथ नई जिंदगी शुरू करने जा रहा है, इसलिए वे उसे खुशी खुशी विदा कर रहे थे। लेकिन एमा, रे, डॉन और गिल्डा सच्चाई जानते थे। उनकी आंखों में आंसू थे क्योंकि वे समझ चुके थे कि इस विदाई के बाद शायद नॉर्मन कभी वापस नहीं लौटेगा। टूटे हुए पैर के बावजूद एमा किसी तरह उसके पास पहुंचती है। वह उसे कसकर गले लगा लेती है और अपने आंसू रोक नहीं पाती। नॉर्मन धीरे से उसके आंसू पोंछता है और मुस्कुराकर उसे हिम्मत रखने के लिए कहता है। फिर वह बाकी बच्चों को आखिरी बार देखता है और शांत चेहरे के साथ ईसाबेला के पीछे पीछे मुख्य द्वार की ओर चल पड़ता है। मुख्य गेट के पार एक गुप्त गलियारा था जहां सामान्य बच्चों का कभी जाना नहीं होता। ईसाबेला नॉर्मन को उसी रास्ते से एक अलग कमरे तक ले जाती है। वहां उसकी मुलाकात एक प्रभावशाली व्यक्ति से होती है जिसका नाम पीटर था। उसके कपड़े, व्यवहार और आत्मविश्वास से साफ पता चलता था कि वह इस पूरे तंत्र में एक बेहद ऊंचे पद पर है। पीटर नॉर्मन से बातचीत शुरू करता है। वह बताता है कि वह इस पूरे मानव फार्म नेटवर्क का प्रमुख संचालक है और सदियों पुराने समझौते के तहत चल रही व्यवस्था की देखरेख करता है। नॉर्मन की असाधारण बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर वह उसे इस सिस्टम के नियम, इतिहास और उसके पीछे की पूरी व्यवस्था समझाने की कोशिश करता है, लेकिन नॉर्मन उसे बीच में ही रोक देता है। वह शांत स्वर में कहता है कि उसे किसी स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं है। उसे पहले से पता है कि यहाँ उसका क्या अंजाम होने वाला है। वह अपनी इच्छा से यहाँ आया है क्योंकि अगर उसके रुक जाने से उसके दोस्त भविष्य में आजाद हो सकते हैं तो उसे अपने फैसले पर कोई पछतावा नहीं है। नॉर्मन की निडरता देखकर पीटर भी कुछ पल के लिए चुप रह जाता है। उसी समय कमरे के पीछे का दरवाजा खुलता है और एक विशाल भयावह राक्षस अंदर प्रवेश करता है। वह धीरे धीरे नॉर्मन की ओर बढ़ता है और यहीं पर कहानी इस हिस्से को एक बड़े रहस्य और भावनात्मक मोड़ पर छोड़ देती है क्योंकि आगे होने वाली घटनाएं पूरी कहानी की दिशा बदल देती हैं। उधर अनाथालय में नॉर्मन के जाने के बाद एमा पूरी तरह टूट चुकी थी। उसका घायल पैर अभी भी उसे
उसे ठीक से चलने नहीं दे रहा था और सबसे करीबी दोस्त से बिछड़ने का दर्द उसे भीतर से कमजोर कर रहा था। वह अधिकतर समय अपने बिस्तर पर चुपचाप पड़ी रहती, मानो उसके पास अब आगे बढ़ने की कोई वजह ही न बची हो। इसी दौरान एक दिन ईसाबेला उसके कमरे में आती है। वह पहले की तरह शांत और स्नेह भरे अंदाज में एमा के सिर पर हाथ फेरती है, फिर धीरे धीरे उससे बात करना शुरू करती है। वह कहती है कि एमा इस अनाथालय की सबसे प्रतिभाशाली लड़कियों में से एक है। वह उसके दर्द को समझती है, लेकिन अब उसे सच्चाई स्वीकार कर लेनी चाहिए। इसके बाद ईसाबेला एक ऐसा प्रस्ताव रखती है जिसे सुनकर एमा सन्न रह जाती है। वह चाहती थी कि एमा भविष्य में इस अनाथालय की नई संचालक बनने की तैयारी शुरू करे। उसके अनुसार अगर एमा यह जिम्मेदारी स्वीकार कर लेती तो उसे बाकी बच्चों की तरह मौत का सामना नहीं करना पड़ता और वह सुरक्षित तथा आरामदायक जीवन जी सकती थी। एमा तुरंत समझ जाती है कि इस प्रस्ताव की असली कीमत क्या है। इसका मतलब था कि अपनी जान बचाने के लिए उसे उसी व्यवस्था का हिस्सा बनना होगा जिसने अनगिनत मासूम बच्चों को मौत के रास्ते पर भेजा था। यह विचार ही उसके लिए असहनीय था। दूसरी ओर रे भी गहरे सदमे में था। नॉर्मन सिर्फ उसका साथी नहीं बल्कि उसका सबसे भरोसेमंद दोस्त था। उसके जाने के बाद रे पहले से कहीं ज्यादा चुप रहने लगा। वह घंटों अकेला बैठा रहता और किसी से बात करने का मन भी नहीं करता। एक दिन ईसाबेला उसके पास आती है। वह रे की उदासी देखकर हल्की मुस्कान के साथ कहती है कि अब उसके मुखबिर बनने की जरूरत खत्म हो चुकी है। फिर वह बिना किसी भाव के बताती है कि अगली बारी उसी की है। बहुत जल्द उसे भी गोद लेने के लिए भेज दिया जाएगा। दूसरे शब्दों में अब उसकी जिंदगी भी गिनी चुनी दिनों की मेहमान थी। लेकिन ईसाबेला की उम्मीद के विपरीत रे के चेहरे पर डर दिखाई नहीं देता। उसकी आंखों में एक अलग ही दृढ़ता झलकने लगती है। ऐसा लगता था कि उसने अपने मन में कोई बड़ा फैसला कर लिया है, ऐसा फैसला जो पूरे अनाथालय की किस्मत बदल सकता था। कुछ दिनों बाद वह रात भी आ जाती है जिसे रे अपनी आखिरी रात मान रहा था। चारों ओर गहरा सन्नाटा था। रे अकेला डाइनिंग हॉल में बैठा खामोशी से सोच रहा था। उसी समय एमा वहां पहुंचती है। उसका पैर पहले से काफी ठीक हो चुका था, इसलिए वह अब धीरे धीरे चल पा रही थी। वह रे के पास बैठकर कहती है कि अभी भी सब खत्म नहीं हुआ है। उनके पास भाग निकलने का मौका बाकी है और उसने इसके लिए एक नई योजना भी तैयार कर ली है। लेकिन रे उसकी बात पूरी होने से पहले ही रोक देता है। वह शांत आवाज में कहता है कि नॉर्मन के जाने के बाद उसने बच निकलने की सारी उम्मीद छोड़ दी है। फिर वह एमा की तरफ देखकर एक ऐसी बात कहता है जिससे माहौल और भी गंभीर हो जाता है। वह कहता है कि वह राक्षसों का भोजन बनकर अपनी जिंदगी खत्म नहीं करेगा। उसने अपने लिए एक बिल्कुल अलग योजना बना ली है, एक ऐसी योजना जो सब कुछ बदल सकती है। एमा अभी रे की बातों का मतलब समझ ही रही होती है कि अचानक रे अपनी जेब से माचिस निकालता है। वह एक तीली जलाता है और बिना झिझक उसे अपने कपड़ों की ओर फेंक देता है। कुछ ही क्षणों में आग की तेज लपटें उसके आसपास फैल जाती हैं। पूरे डाइनिंग हॉल में धुआं भरने लगता है और यह दृश्य देखकर एमा जोर जोर से मदद के लिए पुकारने लगती है। शोर सुनते ही ईसाबेला घबराकर दौड़ती हुई वहां पहुंचती है। कमरे के भीतर हर तरफ आग फैली हुई थी। एमा घबराई हुई आवाज में उसे बताती है कि रे ने खुद को आग लगा ली है और वह लपटों के बीच फंस गया है। यह सुनते ही ईसाबेला तुरंत अपनी ट्रैकिंग डिवाइस निकालती है। वह रे के संकेत की जांच करती है और स्क्रीन पर उसका सिग्नल आग के ठीक बीच में दिखाई देता है। अब उसे पूरा विश्वास हो जाता है कि रे वास्तव में आग के अंदर ही मौजूद है। बिना समय गंवाए वह आग बुझाने वाले उपकरण उठाती है और पूरी ताकत से लपटों को काबू में करने लगती है। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर एमा चुपचाप वहां से निकल जाती है। जब ईसाबेला आग पर काबू पाने के बाद पीछे मुड़कर देखती है तो एमा वहां नहीं होती। वह तुरंत आसपास नजर दौड़ाती है। तभी उसकी नजर फर्श पर पड़े कुछ खून के निशानों और त्वचा जैसे दिखाई देने वाले एक छोटे से टुकड़े पर पड़ती है। उन्हें देखते ही उसके चेहरे के भाव बदल जाते हैं। अब उसे समझ में आ जाता है कि यह पूरी घटना आत्महत्या की कोशिश नहीं बल्कि पहले से रची गई एक चाल थी। बच्चों ने उसका ध्यान भटकाने के लिए यह पूरा नाटक किया था। यही कहानी कुछ समय पीछे लौटती है और एक महत्वपूर्ण रहस्य सामने आता है। नॉर्मन जब ग्रेसफील्ड छोड़कर गया था तब उसने एमा के लिए बिस्तर के नीचे सिर्फ नक्शा ही नहीं छोड़ा था बल्कि एक गुप्त संदेश भी छिपाया था। उस संदेश में उसने अपनी पूरी रणनीति विस्तार से लिखी थी। नॉर्मन को पहले से अंदाजा था कि निराशा मेरे कोई ऐसा कदम उठा सकता है जिससे वह राक्षसों के हाथों मरने के बजाय अपनी किस्मत खुद तय करना चाहे। इसीलिए उसने एमा को समझाया था कि रे की इस सोच को रोकने की बजाय उसी का इस्तेमाल उनकी सबसे बड़ी योजना के हिस्से के रूप में किया जा सकता है। अगर सही समय पर सही भ्रम पैदा किया जाए तो ईसाबेला का पूरा ध्यान दूसरी तरफ मोड़ा जा सकता है और वही पल सभी बच्चों को आजादी की दिशा में पहला असली मौका देगा। नॉर्मन के जाने के बाद एमा ने उसका छोड़ा हुआ गुप्त संदेश केवल अपने तक सीमित नहीं रखा। उसने सही समय देखकर वह नोट डॉन और गिल्डा को भी दिखाया। उसी दिन से तीनों ने नॉर्मन की योजना के अनुसार तैयारी शुरू कर दी। बाहर से ऐसा लग रहा था कि एमा अपने घायल पैर की वजह से बिस्तर से
उठ भी नहीं सकती, लेकिन यह भी उनकी योजना का हिस्सा था। जब सबका ध्यान एमा की चोट पर था, उसी दौरान डॉन, गिल्डा और कुछ बड़े बच्चे चुपचाप भागने की पूरी तैयारी में जुटे हुए थे। दिलचस्प बात यह थी कि इस योजना की पूरी जानकारी रे को भी नहीं दी गई थी। एमा जानती थी कि इसाबेला की नजर हर समय रे पर रहती है। अगर उससे कोई बात गलती से भी निकल जाती तो पूरी योजना खतरे में पड़ सकती थी। अब कहानी फिर वर्तमान में लौटती है। डाइनिंग हॉल में जब रे आग लगाने की तैयारी कर रहा था, तब आखिरी क्षण में एमा ने उसे पीछे खींच लिया। उसने रे को आग में जाने ही नहीं दिया। इसके तुरंत बाद उसने एक तेज धार वाला चाकू निकाला और बेहद सावधानी से रे के कान के पीछे छोटा सा चीरा लगाया। उसी जगह उसके शरीर में लगा ट्रैकिंग डिवाइस छिपा था। एमा ने वह ट्रैकर निकाल लिया। इसी वजह से फर्श पर खून की कुछ बूंदें और त्वचा का छोटा सा टुकड़ा गिर गया था। इसके बाद उसने निकाले गए ट्रैकर को रे के पुराने कपड़ों के साथ आग में फेंक दिया। जब इसाबेला ने अपनी ट्रैकिंग मशीन देखी तो उसे वही सिग्नल आग के बीच दिखाई देता रहा। उसे पूरा विश्वास हो गया कि रे अब भी लपटों के अंदर फंसा हुआ है। यही वह धोखा था जिसकी वजह से इसाबेला का सारा ध्यान आग बुझाने में लग गया और बच्चों को वहां से निकलने का बहुमूल्य समय मिल गया। मौका मिलते ही एमा ने अपना ट्रैकर भी निकाल फेंका। अब दोनों निगरानी प्रणाली से पूरी तरह बाहर थे। इसके बाद वह रे का हाथ पकड़कर तेजी से जंगल की ओर दौड़ पड़ती है। भागते भागते रे घबराकर पूछता है कि बाकी बच्चों का क्या होगा, क्या वे सचमुच उन्हें पीछे छोड़कर जा रहे हैं। एमा मुस्कुराकर उसे बताती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। डॉन और गिल्डा पहले ही बाकी बड़े बच्चों के ट्रैकर निकाल चुके हैं। सभी तय योजना के अनुसार दीवार की ओर बढ़ रहे हैं। हालांकि एक कठिन फैसला लेना पड़ा। 4 साल से कम उम्र के छोटे बच्चों को इस बार साथ नहीं ले जाया जाएगा, क्योंकि सामने मौजूद गहरी खाई और लंबा सफर उनके लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता था। लेकिन उन्हें हमेशा के लिए नहीं छोड़ा जा रहा। एमा बताती है कि उसने सबसे समझदार छोटे बच्चे फील को पूरी सच्चाई बता दी है। उससे वादा किया गया है कि वे वापस जरूर आएंगे। उनका लक्ष्य केवल खुद आजाद होना नहीं है, वे पहले बाहर की दुनिया में सुरक्षित जगह और मदद ढूंढेंगे। फिर 2 साल के भीतर लौटकर ग्रेस फील्ड में बचे सभी छोटे बच्चों को भी इस भयावह कैद से आजाद कराने की कोशिश करेंगे। उधर डाइनिंग हॉल की आग पर किसी तरह काबू पाने के बाद इसाबेला को समझ आ जाता है कि बच्चे उससे एक कदम आगे निकल चुके हैं। वह तुरंत एक लालटेन उठाती है और बिना किसी की मदद का इंतजार किए रात के अंधेरे में जंगल की ओर दौड़ पड़ती है। लेकिन इस बार हालात पहले जैसे नहीं थे। एमा और उसके साथियों ने सभी बड़े बच्चों के कानों से ट्रैकिंग डिवाइस निकाल दिए थे। अब इसाबेला की निगरानी प्रणाली पूरी तरह बेकार हो चुकी थी। बच्चों की लोकेशन का पता लगाने का उसके पास कोई तरीका नहीं बचा था। इधर बच्चे तय योजना के अनुसार लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। कुछ ही देर बाद वे उस विशाल दीवार तक पहुंच जाते हैं। छिपाकर रखी गई रस्सियों की मदद से सभी एक एक करके ऊपर चढ़ जाते हैं। दीवार की चोटी पर पहुंचते ही छोटे बड़े सभी बच्चे नीचे झांकते हैं और कुछ क्षणों के लिए उनकी सांसें थम जाती हैं। नॉर्मन ने अपने नक्शे में जो चेतावनी लिखी थी वह पूरी तरह सही साबित होती है। दीवार के दूसरी तरफ एक बेहद गहरी और चौड़ी खाई फैली हुई थी, इतनी विशाल कि उसे सीधे छलांग लगाकर पार करने की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। कुछ पल तक सभी सोच में पड़ जाते हैं। तभी डॉन आगे बढ़ता है। वह पूरी ताकत से रस्सी को दूसरी तरफ उछालता है। कई कोशिशों के बाद रस्सी सामने खड़े एक मजबूत पेड़ की मोटी शाखा में अटक जाती है। अब वही उनकी उम्मीद बन जाती है। बच्चे अपनी सुरक्षा के लिए रस्सी से खुद को बांधते हैं और एक एक करके सावधानी से खाई पार करना शुरू करते हैं। डर जरूर था, लेकिन आजादी की चाह उससे कहीं ज्यादा बड़ी थी। धीरे धीरे लगभग सभी बच्चे सुरक्षित दूसरी ओर पहुंच जाते हैं। आखिर में दीवार पर सिर्फ एमा रह जाती है। वह भी रस्सी पकड़कर आगे बढ़ने ही वाली होती है कि पीछे से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है। इसाबेला वहां पहुंच चुकी थी। वह एमा को रोकते हुए कहती है कि अभी भी वापस लौट आओ। उसके अनुसार बाहर की दुनिया उम्मीद से कहीं ज्यादा खतरनाक है और वहां ये बच्चे ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह पाएंगे। एक पल के लिए एमा उसकी ओर देखती है। कभी जिसे वह अपनी मां मानती थी, आज वहीं उसके और आजादी के बीच आखिरी रुकावट बनकर खड़ी थी। लेकिन इस बार एमा की आंखों में डर नहीं था। पूरे आत्मविश्वास के साथ वह इसाबेला से कहती है कि अब वे अपनी किस्मत का फैसला खुद करेंगे। इतना कहकर वह रस्सी को मजबूती से पकड़ती है और बिना पीछे देखे खाई की ओर छलांग लगा देती है। कुछ ही क्षणों में वह सुरक्षित दूसरी तरफ पहुंच जाती है, जहां उसके बाकी साथी उसका इंतजार कर रहे थे। दीवार के उस पार खड़े सभी बच्चे पहली बार उस कैद से बाहर थे जिसमें उन्होंने अपना पूरा बचपन बिताया था। उनके सामने अब एक अनजान दुनिया थी, खतरनाक जरूर, लेकिन पहली बार सचमुच उनकी अपनी। जैसे ही एमा सुरक्षित दूसरी तरफ पहुंचती है, डॉन बिना देर किए चाकू निकालता है और उस रस्सी को काट देता है जिसके सहारे सभी बच्चे खाई पार करके आए थे। रस्सी नीचे गिरते ही इसाबेला के लिए उनका पीछा करना असंभव हो जाता है। दीवार की चोटी पर खड़ी इसाबेला लंबे समय तक उन बच्चों को देखती रहती है। उसके पास अभी भी एक मौका था। वह चाहती तो तुरंत खतरे का अलार्म बजाकर मुख्यालय को खबर कर सकती थी और कुछ ही देर में राक्षसों की पूरी टुकड़ी वहां पहुंच जाती।
लेकिन वह ऐसा नहीं करती। बच्चों की हिम्मत, उनकी एकता और आजादी के लिए उनका संघर्ष देखकर उसके भीतर दबा हुआ अतीत फिर से जाग उठता है। उसे अपना बचपन याद आता है, वह समय जब वह भी कभी इसी फार्म की एक बच्ची थी। उसने भी एक बार भागने का सपना देखा था, लेकिन डर और मजबूरी ने उसे वहीं रोक दिया। उसी फैसले ने उसे धीरे धीरे उसी व्यवस्था का हिस्सा बना दिया जिससे वह कभी नफरत करती थी। उसकी आंखों में नमी उतर आती है। वह दूर खड़े बच्चों की ओर देखते हुए धीमी आवाज में कहती है कि अब पीछे मुड़कर मत देखना, अपनी नई जिंदगी पूरी आजादी से जीना और कभी उम्मीद मत छोड़ना। इतना कहकर इसाबेला मुड़ जाती है और अकेले वापस ग्रेस फील्ड की ओर चल पड़ती है। अनाथालय लौटने के बाद वह वहां मौजूद छोटे बच्चों को अपने सीने से लगा लेती है। वह जानती थी कि उसकी अपनी कहानी यहीं खत्म होने वाली है, लेकिन उन बच्चों के लिए अब भी कुछ समय बाकी था। उधर एमा, रे, डॉन, गिल्डा और बाकी बच्चे पूरी रात चलते रहते हैं। आखिरकार सुबह की पहली रोशनी के साथ वे घने जंगल से बाहर निकलते हैं। उनके सामने खुला आसमान, विशाल मैदान और आजादी से भरी एक अनजान दुनिया फैली होती है। कुछ पल तक सभी बच्चे उस दृश्य को देखते रह जाते हैं। उनके लिए यह पहली सुबह थी जिसमें कोई दीवार, कोई बाड़ और कोई कैद नहीं थी। इसी समय एमा को नॉर्मन का दिया हुआ रहस्यमय पेन याद आता है। वह उसे जेब से निकालती है और उसका छिपा हुआ बटन दबाती है। अगले ही पल हवा में एक चमकदार होलोग्राफिक स्क्रीन उभर आती है। उस स्क्रीन पर पूरी बाहरी दुनिया का डिजिटल नक्शा दिखाई देता है। साथ ही विलियम मिनर्वा का एक रिकॉर्ड किया हुआ संदेश भी सामने आता है। उस संदेश में लिखा था, अगर तुम यह संदेश देख रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम ग्रेस फील्ड से निकलने में सफल हो चुके हो। बाहर की दुनिया आसान नहीं है, आगे तुम्हें और भी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन जब तक उम्मीद जिंदा है तब तक हार मत मानना। यह संदेश पढ़कर एमा और रे एक दूसरे की ओर देखते हैं। नॉर्मन अब उनके साथ नहीं था, लेकिन उसकी दूरदर्शिता, उसकी योजना और उसका साहस ही उन सब की आजादी की वजह बना था। एमा बाकी बच्चों के बीच आगे बढ़ती है। वह सबका हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए कहती है कि उनकी असली यात्रा अब शुरू हुई है। अब वे अपने भविष्य का फैसला खुद करेंगे और एक दिन वापस लौटकर उन सभी बच्चों को भी आजाद कराएंगे जो अभी भी ग्रेस फील्ड की कैद में हैं। नई उम्मीद और नए संकल्प के साथ सभी बच्चे अनजान दुनिया की ओर कदम बढ़ा देते हैं। यहीं इस रोमांचक और भावनात्मक अध्याय का अंत होता है।